हेलो हाय एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, हंसते मुस्कुराते स्वस्थ होंगे, है ना। तो चलिए, सुबह का समय है और हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था ब्लड के बारे में, है ना, जिसको हिंदी में हम लोग रुधिर भी बोलते हैं। तो ये ब्लड का ही पार्ट 2 वीडियो है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप पार्ट 1 जा करके देख लीजिए, क्योंकि काफ़ी चीज़ें इसमें ऐसी हैं जो मतलब कोरिलेट करेंगी, है ना, कि क्योंकि कुछ बचा हुआ पार्ट हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए डिस्कस करना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो जो लोग सो रहे हैं उनको वेरी गुड मॉर्निंग, जग जाइए बिल्कुल और एक्टिव होकर के फटाफट अपना दिनचर्या स्टार्ट करिए, ठीक है। और ये है उनके लिए चाय, जो लोग बहुत चाय लवर होते हैं। मैं भी चाय पीती हूँ बट इतनी ज़्यादा नहीं पीती। और ये कुल्हड़ वाली चाय है, ये तो हर कोई पी ही लेता होगा ना। मुझे तो भाई बहुत पसंद है कुल्हड़ वाली चाय। और ये देखिए, देखने में ही कितनी मतलब लजीज लग रही है कि बस लालच ही आ जाए पीने के लिए। जो लोग सो रहे हैं उनके लिए चाय है गर्मा गर्म, उठ जाइए बिल्कुल, ठीक है। और ये है आपका नाश्ता। अब ये नाश्ता कुछ लोगों को तो बड़ा बोरिंग सा लग रहा होगा कि ये इसमें क्या है, और जो लोग एग नहीं खाते होंगे उनके लिए तो बेकार ही होगा। बट कोई नहीं, हमें सब चीज़ खानी चाहिए थोड़ी थोड़ी, है ना। हेल्थ को बिल्कुल अच्छा रखना है। ये मैंने यहाँ पे एग और कुछ लीफी वेजिटेबल मतलब ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, उनको इसलिए ऐड कर रखा है। हम लोग ब्लड के बारे में पढ़ रहे हैं, तो कल मैंने आपको बताया था कि ब्लड के फॉर्मेशन के लिए हमें प्रोटीन और विटामिन B9 और विटामिन B12 ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी में होनी चाहिए। तो एग से आपको बढ़िया प्रोटीन मिलेगा, ठीक है। और इसमें देखिए कुछ ये ब्रोकली है, पपाया है, इन सारी चीज़ों से क्या होगा, कुछ वाइटामिन और मिनरल्स मिलेंगे, जिससे हमारी बॉडी में ब्लड का जो अमाउंट है बढ़िया एकदम बना रहेगा, ठीक है। तो चलिए, बातें तो बहुत हो गई, अब हम अपनी पढ़ाई आगे स्टार्ट करते हैं। एक चीज़ बता दूं कि कुछ चीज़ें ऐसी थी जो WBC के बारे में हम लोगों ने कल पढ़ा था और RBC के बारे में। तो WBC के बारे में कुछ चीज़ें रह गई थी, उनको हम लोग थोड़ा सा आज फिर से डिस्कस करेंगे अगेन, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से हमारी वीडियो स्टार्ट है पार्ट 2, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था WBC के बारे में। WBC के फंक्शन हमने पढ़ लिए थे, बट थोड़े से और बच्चे रह गए थे जो मुझे लगा कि आपको शेयर करना चाहिए, इसलिए मैं कर रही हूँ। इसमें होता क्या, WBC आपको पता तो चल ही चुका होगा अभी तक कि ये हमारा बैक्टीरिया से जो है हमें बचाता है, हमारे शरीर से संक्रमण से लड़ता है, ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि मैंने बताया ना बैक्टीरिया से लड़ता है, तो आप ये समझो कि जो बैक्टीरिया से हमारे बॉडी में लड़ करके हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है, उस प्रोसेस को हम लोग फाइगोसाइटोसिस बोलते हैं। इट्स मीन कि कोई भी बैक्टीरिया जब हमारे शरीर में आ जाता है तो जो WBC के न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स होते हैं उनके द्वारा उस बैक्टीरिया का भक्षण कर लिया जाता है, और इसी प्रोसेस को हम लोग फाइगोसाइटोसिस बोलते हैं, ठीक है। और जो कुछ डैमेज टिश्यूज होते हैं उनको भी रिपेयर करने का काम WBC करती है। कल ये चार्ट मैंने आपको दिखाया था, बट अब आप ध्यान से देखेंगे तो ये कल से थोड़ा डिफरेंट होगा। इसमें जैसे ये पांचों पार्ट जो हैं ये WBC के हैं, ठीक है। तो इसमें जैसे ये न्यूट्रोफिल है, बेसोफिल है, मोनोसाइट है, ये कितने % पार्ट होता है WBC का, वो चीज़ यहाँ पे कल नहीं हो पाया था, तो आज मैंने फिर से यहाँ पे कर दिया है। तो आप देख लो ये कि 65 से 70% न्यूट्रोफिल होता है WBC का पार्ट, ठीक है। और जो बेसोफिल होता है वो 0.5% होता है। और बेसोफिल में ही मास्ट सेल पाई जाती हैं, और हिपैरिन प्रोटीन पाया जाता है जो कि रक्त का थक्का नहीं जमने देता है। इसको एक एंटीकोगुलेंट मटेरियल भी बोलते हैं, ठीक है। मोनोसाइट जो होता है वो 2 से 4% होता है। लिम्फोसाइट्स 25% हिस्सा होता है WBC का, और योसिनोफिल आपका 2 से 4% होता है। सिंपल सी चीज़ है, थोड़ा सा माइंड में रखना है बस। इसके बाद आज हम लोग पढ़ते हैं ब्लड प्लेटलेट्स के बारे में। देखिए, ब्लड प्लेटलेट्स जो हमारे मतलब ब्लड में होती हैं, ये RBC का 1/4 भाग होती है, मतलब आकार इनका जो होता है। और इनकी जो संख्या होती है वो 2 से 5 लाख होती है। कहीं कहीं पे आपको 3 से 4 लाख भी लिखा हुआ मिलेगा, वो इतना मैटर नहीं करता, आपको एक याद रखना है थोड़ा सा। इसके बाद इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और इनके जीवद्रव्य में दानेदार संरचना पाई जाती है, और ये भी बोन मैरो में ही बनते हैं। और जो ब्लड प्लेटलेट्स का हमारे शरीर में काम है, उनका सबसे मुख्य काम जो होता है वो ये रक्त का थक्का जमाने में रिस्पॉन्सिबल होती है, मतलब ब्लड क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं ब्लड प्लेटलेट्स। और इनका जो दूसरा नाम है थ्रोम्बोसाइट्स भी इसको बोलते हैं, ठीक है। जिस तरीके से RBC को एरिथ्रोसाइट्स बोल रहे थे, WBC को ल्यूकोसाइट्स, और इसी तरह से ब्लड प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं, ठीक है। अब आपका फंक्शन है कि मतलब इसका फंक्शन क्या है, किसका, प्लेटलेट्स का। ये थ्रोम्बोप्लास्टिन नामक हार्मोन स्रावित करती हैं, जिससे रक्त का थक्का जमाने में हेल्प मिलती है। मैंने बताया कि प्लेटलेट्स का काम होता है रक्त का थक्का जमाना। और ये जो होती हैं ये ब्लड वेसल्स, मतलब जो रक्त वाहिनियां होती हैं जिनके थ्रू ब्लड सर्कुलेट होता है, उनकी भित्तियों में मतलब उनकी दीवारों में सूक्ष्म संरचना बनाती हैं। और प्लेटलेट्स भी बैक्टीरिया से लड़ने का काम करते हैं। और प्लेटलेट्स के अंदर हिस्टामाइन और सेरोटोनिन भी पाया जाता है। और प्लेटलेट्स में एंटीजन तत्व पाया जाता है। एंटीजन हम आपको ब्लड ग्रुप जब पढ़ाएंगे तब बताएंगे। और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया ये टर्म है, ये इस टर्म को मतलब डिनोट करता है कि उस स्थिति को कहते हैं जब हमारे शरीर में प्लेटलेट्स बहुत कम हो जाती हैं, तो उस स्थिति को हम थ्रोम्बोसाइटोपिनिया के नाम से जानते हैं। तो यहाँ जो मैंने आपको अभी बताया कि प्लेटलेट्स का काम होता है रक्त का थक्का जमाना, ठीक है।
उसको बोलते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। मतलब कि ब्लड क्लॉट जो होता है हमारे शरीर में, रक्त का थक्का जम जाता है, जब कभी हमें कभी चोट लग जाती है तो रक्त बहना कैसे बंद होता है, वो चीज़ आपको यहाँ पे पढ़नी है। इसको हम मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग बोलते हैं। सबसे पहले देखिए डैमेज टिश्यूज, मतलब चोट लगती है तो रक्त के साथ मतलब प्लेटलेट्स निकलने लगती है, मतलब खून आपका बहने लगता है। जब खून बहता है तो उसी प्लेटलेट्स के साथ क्या होता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन हार्मोन निकलता है। कौन सा हार्मोन? थ्रोम्बोप्लास्टिन। ठीक है, थ्रोम्बोप्लास्टिन हार्मोन क्या करता है, प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन को थ्रोम्बिन में चेंज कर देता है। और थ्रोम्बोप्लास्टिन हार्मोन को, थ्रोम्बिन प्रोटीन को थ्रोम्बिन में चेंज करने के लिए कैल्शियम आयन और विटामिन के की उपस्थिति अनिवार्य होती है। मतलब कि कैल्शियम आयन और विटामिन के आपके शरीर में होना चाहिए, किसके लिए? ब्लड क्लॉटिंग के लिए। इसके बाद ये जो जब थ्रोम्बिन प्रोटीन में चेंज हो जाता है तो जो थ्रोम्बिन प्रोटीन होता है वो फाइब्रिनोजन प्रोटीन पे काम करता है और फाइब्रिनोजन प्रोटीन को फाइब्रिन जाल में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, ये जो जाल होता है ये आघुलनशील जाल बनाते हैं। जो फाइब्रिन प्रोटीन है वो बाद में जब जाल बन जाते हैं तो वो आघुलनशील बनते हैं, जाल उसका आघुलनशील रहता है। और ये क्या करता है, इसी में आकर के आरबीसी आपकी फंस जाती है, बाहर नहीं निकल पाती है और जो ब्लड का होता है वो थक्का बन जाता है। आगे मैं आपको एक चार्ट दिखाती हूँ, उस चार्ट में आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। ये देखिए, ये पूरा चार्ट है आपका, एक सेकेंड, ये आपका पूरा चार्ट है ब्लड क्लॉटिंग का। इसमें क्या होता है, डैमेज टिश्यूज, प्लेटलेट्स निकली आपकी, फिर उसके साथ ही प्रोथ्रोम्बिन हार्मोन निकला। ठीक है, इसके बाद जब जब थ्रोम्बोप्लास्टिन हार्मोन आपका निकलेगा तो ये क्या करेगा हार्मोन, ये प्रोथ्रोम्बिन के ऊपर काम करता है। और प्रोथ्रोम्बिन जो आपका होता है वो इनएक्टिव होता है। ये मतलब जो थ्रोम्बोप्लास्टिन हार्मोन आएगा, जगाएगा, भाई उठो उठो, चोट लग गई है, जल्दी उठो। तो ये प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिव करता है और एक्टिव करके क्या करता है, प्रोथ्रोम्बिन को ही थ्रोम्बिन प्रोटीन में परिवर्तित कर देता है। मतलब आप ये समझ लो कि क्या बोलते हैं, प्रोथ्रोम्बिन जो है वो इनएक्टिव फॉर्म है और जब ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, थ्रोम्बिन प्रोटीन में, तो ये एक्टिव फॉर्म में आ जाएगा। अब जब ये एक्टिव हो जाएगा प्रोथ्रोम्बिन तो ये भाग के जाएगा तुरंत फाइब्रिनोजन प्रोटीन के पास कि जल्दी उठो, देखो चोट लग गई है। ठीक है, जब ये फाइब्रिनोजन प्रोटीन के पास आ जाएगा तो ये फाइब्रिनोजन प्रोटीन फिर तुरंत जगेगा और तुरंत अपना शस्त्र के साथ तैयार होगा और ये क्या करेगा कि तुरंत खुद को जाल में मतलब अपने आप को फाइब्रिन जाल में परिवर्तित कर देगा। ठीक है, और जैसे ये जाल में परिवर्तित करेगा तो इसी में आकर के आपकी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट सब आकर के फंस जाएंगी और वहां पर खून बहना बंद हो जाएगा। ठीक है, आई होप अच्छे से आपको क्लियर हुआ होगा। आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये याद रखना है, ये थोड़ा सा प्रोसेस पूरा याद रखना है कि कौन सा एक्टिव फॉर्म है, कौन सा इनएक्टिव फॉर्म है। और एक चीज़ और बता दूं कि ये जो फाइब्रिनोजन प्रोटीन है आपका, ये सॉल्युबल फॉर्म है। ये जो फाइब्रिनोजन प्रोटीन है ये घुलनशील है रक्त में। ठीक है, और जो फाइब्रिन जाल बनता है वो इनसॉल्युबल होता है, मतलब ये अघुलनशील होता है। ये अघुलनशील होते हैं तभी तो आकर के इसमें फंस जाती है आरबीसी आसानी से। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका, ये कंपोनेंट है ब्लड के, आप हमने पढ़ा ही, रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स को क्या बोल रहे थे हम लोग, इरिथ्रोसाइट्स, वाइट ब्लड सेल्स को ल्यूकोसाइट्स और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है थोड़ा सा कि 3 चीज़ें इसमें बिल्कुल मेजर हैं। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट है ब्लड ग्रुप। देखिए ब्लड ग्रुप में आपको ये पढ़ना है कि कौन सा ब्लड ग्रुप कैसे क्या होता है, अभी हम डिस्कस करते हैं। बहुत ईजी लैंग्वेज में मैंने बताने की कोशिश की है, आपको घबराना नहीं है, समझ में आ जाएगा बिल्कुल। ठीक है, सबसे पहले तो ब्लड ग्रुप की जो खोज हुई थी वो कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी 1902 में। ठीक है, यहाँ पे कार्ल लिखना मैं भूल गई हूँ तो आप ये समझ लो कि ये KARL। ठीक है, कार्ल लैंडस्टीनर। इन्होंने बताया, लैंडस्टीनर ने ये बताया कि जो है ब्लड में 2 तरह का प्रोटीन पाया जाता है। पहला प्रोटीन कौन सा है, एंटीजन, और दूसरा कौन सा है, एंटीबॉडी। ठीक है, बिल्कुल आराम से समझना है। जो आपका एंटीजन है वो ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी, मतलब कि आरबीसी की बिल्कुल सतह पर पाया जाता है, और जो आपका एंटीबॉडी है वो प्लाज्मा में पाया जाता है। ठीक है, फिर से आपको एंटीजन पे आना है। अब एंटीजन जो होते हैं वो एंटीजन भी 2 तरह के होते हैं, मतलब कि 2 एंटीजन पाए जाते हैं किसमें, ह्यूमन ब्लड में। तो उसमें क्या उन्होंने बताया कि एक ए एंटीजन पाया जाता है और दूसरा बी एंटीजन पाया जाता है। जब हम कहीं भी एंटीजन हमें लिखना होता है तो उसको हम कैपिटल लेटर में ही लिखेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर ए कैपिटल लेटर में लिखा है और बी को भी यहाँ पर कैपिटल लेटर में लिखा गया है। तो ये आपका हो गया कि जो एंटीजन है वो आरबीसी के सरफेस पे पाए जाते हैं और इसमें 2 तरह के एंटीजन पाए जाते हैं, ए एंटीजन और बी एंटीजन। ये और ए और बी आपको बहुत ध्यान रखना है, अगर आपने एग्जाम में स्मॉल एंटीजन पे लगा दिया तो वो गलत हो जाएगा। अब इसके बाद एंटीबॉडी पर आइए, जो आपके प्लाज्मा में पाई जाती है। एंटीबॉडी भी 2 तरीके की होती है, ए एंटीबॉडी और बी एंटीबॉडी, और इसको हम स्मॉल से लिखते हैं। क्या लिखते हैं, स्मॉल से, ऐसे करके। ठीक है, लिख रखा देखिए, तो ये आपका स्मॉल लिखा जाएगा। अब आपको ये समझना है कि किसी के शरीर में अगर ए एंटीजन होता है तो उसके शरीर में जो एंटीबॉडी होती है वो बी एंटीबॉडी होती है। ये क्रॉस का देखिए आपको लिख रखा ना, ये मैंने मतलब क्रॉस लगा रखा है। क्रॉस का मतलब यहाँ पर ये है कि ए एंटीजन के साथ बी एंटीबॉडी और बी एंटीजन के साथ ए एंटीबॉडी। ठीक है, मतलब ऑपोजिट होगा,
अगर ए एंटीजन है तो बी एंटीबॉडी, और बी एंटीजन है तो ए एंटीबॉडी। यहाँ पर वही चीज़ लिखी हुई है कि ए एंटीजन के साथ बी एंटीबॉडी डालते हैं। यहाँ डालने का मतलब ये है कि किसी के बॉडी में अगर ब्लड जो है चढ़ाना होता है तो ऐसे ऐसे मतलब चढ़ाते हैं। अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए एंटी मतलब ब्लड में उसके ए एंटीजन पाया जा रहा है तो बी एंटीबॉडी वाला ही ग्रुप डालेंगे, वो मतलब ब्लड डालेंगे, ठीक है। और बी एंटीजन के साथ ए एंटीबॉडी डालेंगे। ये चीज़ जो यहाँ डायग्राम बना हुआ है उसी को यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। इसके बाद आपका होता है कि अगर ए एंटीजन में ए एंटीबॉडी ही डाल दी जाएगी तो ब्लड तुरंत जम जाएगा। कहने का मतलब ये देखिए, आपको यहाँ पर ये ए एंटीजन है और अगर ए ही एंटीबॉडी डाल देगी, मतलब दोनों सेम सेम डाल दिया गया, तो तुरंत ब्लड जो है जम जाएगा पूरे शरीर में और इंसान की मृत्यु भी हो सकती है, ठीक है। इसके बाद आपका क्या है कि इन्होंने 1902 में एक सिस्टम की खोज की थी जिसको एबीओ ग्रुप सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। अब इस ग्रुप सिस्टम से ये पता चलता है कि किसकी बॉडी में कौन सा ब्लड ग्रुप होता है। अगर आपको मतलब एंटीजन और एंटीबॉडी बता दिया जाए तो आप बता पाएंगे कि कौन सा एंटीबॉडी मतलब कि उस इंसान का ब्लड ग्रुप क्या है। जैसे मैं आपको बता दूं कि मेरे अंदर ये एंटीजन है और ये एंटीबॉडी है, तो आप मुझे बता पाएंगे कि आपके अंदर ये मतलब आपका ब्लड ग्रुप ये है। वही चीज़ यहाँ पर डिस्कस करनी है हमें। अगर देखिए किसी के शरीर में ए एंटीजन पाया जा रहा है और बी एंटीबॉडी पाई जा रही है, देखिए दोनों चीज़ अलग है, ठीक है, ए एंटीजन और बी एंटीबॉडी, तो इसका मतलब है कि उस इंसान का जो ब्लड ग्रुप है वो ए होगा, ठीक है। और अगर मान लीजिए जैसे मैं हूँ, मेरे शरीर में बी एंटीजन पाया जा रहा है और ए एंटीबॉडी पाई जा रही है, तो इसका मतलब जो मेरा ब्लड ग्रुप होगा वो बी होगा। अब मान लीजिए आपका ब्लड ग्रुप ओ है, ठीक है, तो आपके शरीर में कोई एंटीजन नहीं होगा, ठीक है, लेकिन जो एंटीबॉडी होगी वो दोनों पाई जाएगी। मतलब कि जिसका ब्लड ग्रुप ओ होगा उसके शरीर में कोई एंटीजन नहीं पाया जाएगा, बल्कि दोनों एंटीबॉडी ही पाई जाएगी। कौन कौन सी एंटीबॉडी? ए वाली भी पाई जाएगी और बी वाली भी पाई जाएगी। यहाँ पर वही चीज़ लिखी भी हुई है कि ओ ब्लड ग्रुप में कोई एंटीजन नहीं है, बल्कि ए बी एंटीबॉडी है। आप देख रहे हैं ये एंटीजन वाले इसमें क्रॉस लगा रखा, मतलब गलत है, मतलब इसमें कुछ नहीं है और एंटीबॉडी ए है, ठीक है। और जो ए बी ब्लड ग्रुप होता है उसमें ए बी एंटीजन होता है और कोई एंटीबॉडी नहीं होती है। तो आप ओ ए बी वाला मतलब ए बी ब्लड ग्रुप और ओ ब्लड ग्रुप का जस्ट ऑपोजिट आप कह सकते हो कि ए बी वाले में ए बी एंटीजन पाया जा रहा है लेकिन एंटीबॉडी कोई नहीं पाई जा रही है, ठीक है। एक बार फिर से समझिए, मतलब सुनिएगा वीडियो में, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। और इसको देखने की कोशिश करिएगा, बड़ा इजी समझाने की कोशिश की है मैंने। एक होता है आपका RH फैक्टर ब्लड ग्रुप। ये क्या होता है, इसकी भी खोज उन्होंने ही की थी, कार्ल लैंडस्टीनर और विनर ने मिल करके। इन्होंने एक बंदर के ऊपर प्रयोग किया था, उससे पता चला था कि रिसस मंकी नाम था उस बंदर का, और ये एक तरह का प्रोटीन होता है। तो आपको इससे इतना बस समझना है कि अगर किसी भी पर्सन के अंदर ये RH फैक्टर पाया जाता है तो हम उस पर्सन को बोलेंगे कि इनका RH पॉजिटिव है, और अगर नहीं पाया जाता है, ठीक है, तो उसको हम RH नेगेटिव बोलेंगे। और एक चीज़ क्या है आपकी, ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं लेकिन आपको पता होना चाहिए, जो ब्लड दे रहा है, ठीक है, उसकी एंटीबॉडी चेक करते हैं, और जो ब्लड जिसको लेना है उसका एंटीजन चेक करते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मुझे आपको ब्लड डोनेट करना है, तो जब हम डॉक्टर के यहाँ हॉस्पिटल में जाएंगे तो डॉक्टर पहले क्या करेगा, पहले मेरी एंटीबॉडी चेक करेगा कि मेरे अंदर कौन सी एंटीबॉडी है, ए एंटीबॉडी है या बी एंटीबॉडी है। तो अगर मेरे अंदर मान के चलो ए एंटीबॉडी है, कौन सी एंटीबॉडी है, बी एंटीबॉडी है मेरे अंदर, ठीक है, और आपको देना है तो आपका एंटीजन चेक करेगा। तो अगर आपका एंटीजन मान लीजिए ए है तो वो हमसे ब्लड नहीं लेगा, क्योंकि अगर ए के साथ ए का ब्लड चढ़ा देंगे तो तुरंत ब्लड जम जाएगा। लेकिन अगर आपके अंदर मान लीजिए मेरे अंदर ए एंटीबॉडी हुई और आपका जो एंटीजन है वो बी हुआ, क्या हुआ, बी हुआ, तो मैं तुरंत आपको आराम से ब्लड दे सकती हूँ, क्योंकि आप देख रहे हो कि यहाँ एंटीजन अलग है और एंटीबॉडी उसके साथ मैच नहीं कर, अलग अलग हो रहा है, ठीक है। यहाँ ब्लड ग्रुप अलग अलग वाली बात नहीं हो रही, एंटीजन और एंटीबॉडी ऑपोजिट होना चाहिए, ठीक है, कि अगर आपके अंदर बी, मेरे अंदर बी एंटीजन है और आपके अंदर ए एंटीबॉडी होगी तभी मैं आपको अपना ब्लड दे सकती हूँ, अदरवाइज नहीं। इसके बाद जो ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप होते हैं वो ए नेगेटिव को नहीं दे सकते हैं। अगर आप, मेरा ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है और आपका ए नेगेटिव है तो मैं आपको ब्लड नहीं दे सकती। लेकिन अगर मेरा ब्लड ग्रुप ए नेगेटिव है, ठीक है, और मतलब कि जो ए नेगेटिव वाले ब्लड ग्रुप हैं वो ए पॉजिटिव को दे सकते हैं, लेकिन ए पॉजिटिव वाला ए नेगेटिव को नहीं दे सकता है, ठीक है। इस वीडियो में थोड़ा सा लोगों को ब्लड ग्रुप में कन्फ्यूजन हो जाती है, लेकिन बहुत आसान है, आपको बस थोड़ा सा समझना है। और अगर नहीं समझ आ रहा है ना तो आप बताइएगा, मैं एक छोटी सी अलग से सिर्फ ब्लड ग्रुप की ही वीडियो बना करके डाल दूंगी तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये कुछ पॉइंट्स हैं कि जो यूनिवर्सल डोनर होते हैं सबको पता है कि ओ को बोलते हैं, लेकिन जो ब्लड ग्रुप ओ होता है, ओ ही नहीं, ओ नेगेटिव को यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं। ये चीज़ बिल्कुल आपको ध्यान रखनी, ओ नेगेटिव, ये जरूर ध्यान रखना है। और यूनिवर्सल रेसिपिएंट जो होते हैं वो ए बी पॉजिटिव को बोलते हैं, ठीक है, सिर्फ ए बी नहीं, ए बी पॉजिटिव। और ये है डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन B9 जिसको फॉलिक एसिड बोलते हैं, इसकी कमी से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है। B12 की कमी से B12 जिसको साइनोकोबैलेमिन बोलते हैं, इसकी कमी से परनीसियस एनीमिया और डिफिशिएंसी ऑफ आयरन, ठीक है।
सॉरी यहाँ पर डी हो गया, इसको एफ होना चाहिए था। आयरन, आयरन की कमी से कौन सा एनीमिया होता है? माइक्रोसिटी की एनीमिया। ठीक है, तो ये 2-4 पॉइंट्स आपको याद रखना है। तो ये वीडियो आज की हम लोग की यहाँ ख़त्म होती है और एक लाइन है कि सब्र रखो, अभी मेहनत जारी है, एक दिन वक्त खुद कहेगा कि अब आपकी बारी है। ठीक है, तो इससे आपको ये करना है कि बिल्कुल सही बात है, मेहनत हमें जारी रखनी है अपनी। आप ये सोचो कि प्रिपरेशन करते रहना है। अब ये भी मैं नहीं कह रही कि सालों साल प्रिपरेशन करते ही रहना है। ठीक है, आप ये सोचो हम एक वक्त का खाना बनाते हैं तो उसमें हम प्रिपरेशन में कम से कम 1 घंटे 1.5 घंटे लगा देते हैं। ठीक है, सब्जी काटो, ब्लॉन्च करो, पानी गर्म करो, चावल साफ करो, वगैरह वगैरह। तो आप सोचिए कि हमें एग्जाम में बैठना है और एग्जाम खाना बनाने जैसा तो है नहीं, है ना। तो आपको मतलब सोचो खाना बनाने के लिए तैयारी करनी पड़ी तो आप एग्जाम में बैठेंगे, जो एग्जाम से आपको एक जॉब मिलेगी, आपकी लाइफ सेट हो जाएगी। तो ये कहीं ना कहीं एक सीरियस काम है, एक बड़ा काम है, तो उसके लिए तो हमें बहुत तैयारी करनी पड़ेगी। तो आप बिल्कुल तैयारी करिए और इस चीज़ के लिए मैं बिल्कुल 100% श्योर हूँ कि अगर हम मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो हमें बिल्कुल हम सफल होंगे। जॉब की ही बात नहीं कर रही हूँ मैं, कोई भी अगर आपका लक्ष्य है जिसको आप पाना चाहते हैं, आप करना चाहते हैं, तो वो आपको ज़रूर मिलेगा अगर आप मेहनत कर रहे हैं। तो मेहनत से आपको नहीं भागना है। ठीक है, मेहनत करते रहना है और कभी घबराना नहीं है, ना ही निगेटिव होना है। देखिए निगेटिव होना ही बहुत मतलब निगेटिविटी के साथ भी कोई चीज़ करना भी ये बहुत बड़ी फॉल्ट होती है हमारी। तो आपको तैयारी करनी है जो, वो एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ करनी है और ये सोचते हुए करनी है कि हम किसी का बुरा नहीं कर रहे हैं, हम अपने काम को, अपने कर्म को पूरी तरीके से कर रहे हैं जो आपका कर्तव्य है। ठीक है, जब आप करेंगे तो आप जरूर एक दिन सफल होंगे। ठीक है, और चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग ऐसे बताइएगा कि आपको ब्लड ग्रुप समझ में आया कि नहीं आया। अगर नहीं आता है तो मैं एक नेक्स्ट वीडियो अलग से बना करके डाल दूंगी, 2-4-10 मिनट जो भी होगी। और पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। और बाकी चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टाटा, बाय बाय, टेक केयर। और आप लोगों को बहुत बड़ा वाला थैंक यू, इतना सारा थैंक यू। आप लोग बहुत अच्छा रिस्पांस देते हैं और सबका कमेंट पढ़ के बड़ा अच्छा सा लगता है कि हाँ चलिए मैं कुछ आपको देना चाह रही हूँ, तो आप एटलीस्ट उसको अडॉप्ट कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं आप। अगर कोई वीडियो का टाइम थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है तो वो भी आप बता सकते हैं कि वीडियो का टाइम ज़्यादा हो रहा है, मैं पार्ट 1 पार्ट 2 करके डालूंगी। वैसे आप देख ही रहे हैं कि मैं पार्ट 1 पार्ट 2 करके ही डिस्कस कर रही हूँ, बट फिर भी अगर आपको कोई भी है मतलब इशू या कोई भी क्वेरी, आप तुरंत कमेंट सेक्शन में बिल्कुल भेज सकते हैं और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि वो उसको मैं जो है सॉर्ट आउट कर सकूं। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।